हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस मूव करते हैं। सो 6 नंबर क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड 4 स्टेटमेंट्स है आपके पास, ये 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनका आपको बैलेंस करना है इस इक्वेशंस को। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HNO3। सो ये क्या नाइट्रेट है एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रेट है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड है। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 जब सल्फेट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। एंड इसकी रिएक्शन कराइए CaOH2। सो ये है कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड। सो इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और इसे स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है। सो आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन से आउटपुट मिल रहा है CaNO3 होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट बना एंड प्लस वाटर। कैल्शियम नाइट्रेट, NO3 जब भी किसी कंपाउंड में लगता है तो हम उसे नाइट्रेट बोलते हैं। इसे हम हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, बट इसका जो नेम साइंटिफिक नेम है नाइट्रिक एसिड है, एंड दिस इज वाटर। सो ये हमारे पास कंप्लीट हमारी इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में नाइट्रेट का 1 मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट साइड में इसके 2 मॉलिक्यूल है। कैल्शियम दोनों तरफ एक ही मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट की तरफ 1 मॉलिक्यूल है, बट रिएक्टेंट साइड में अगर आप ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, एंड हाइड्रोजन के 2 यहाँ एंड 1 यहाँ, 3 मॉलिक्यूल्स है, एंड यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है। तो अगर हम सबसे पहले बड़ा जो हमारा एक है नाइट्रेट, ये एक बड़ा कंपाउंड है, इसे अगर हम बैलेंस करना चाहे फर्स्ट, तो NO3 के 2 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम आगे यहाँ पे रिएक्टेंट में HNO3 के आगे एक 2 लगाते हैं, सो अब ये NO3 दोनों तरफ सेम हो चुका है। कैल्शियम तो पहले ही सेम है। अब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो चुका है 3, ऑक्सीजन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे ऑक्सीजन के, एंड हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ हम इस ऑक्सीजन को इसलिए काउंट नहीं करें क्योंकि हमने पहले ही इसे NO3 मानकर एक ही बार में कर लिया। तो इससे क्या हो गया, हमें अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसे एक ही कंपाउंड को डायरेक्ट बैलेंस कर लिया। तो हम सिर्फ इस ऑक्सीजन को देखेंगे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एंड हाइड्रोजन के 2 एंड 2। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। एंड आप अगर प्रोडक्ट साइड देखो तो जस्ट उसका आधा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट में है। तो अगर हम आगे एक 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि रिएक्टेंट में भी है, एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए जो कि रिएक्टेंट में भी 2 मॉलिक्यूल है। सो नाउ जो एटम, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में है एंड जो प्रोडक्ट के साइड में, वो इक्वल हो चुके हैं। आप अगर कंपेयर करना चाहो, अगर नेम ऑफ एटम, ये आप टेबल बना के कर सकते हो। एक हमारा इनिशियल टेबल बन सकता है जो कि मतलब स्टार्टिंग में कितने थे, एंड एक टेबल हम बना सकते हैं जो हमारे फाइनल आए। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा एग्जाम में दिखाने के लिए। बाकी तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो हमने कौन कौन से एटम लिए, एक तो हमने हाइड्रोजन लिया, एक हमने नाइट्रेट NO3 लिया, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, हमने इनको यूज़ किया। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स अब कितने हो चुके हैं हम फाइनल कर रहे हैं, जो हमने इनिशियल टेबल नहीं बनाया। अगर आप चाहो तो आप, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया, मतलब पिछली वीडियोस में जब मैंने टॉपिक्स बताया था, बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब समझाया था, तो उसमें मैंने दोनों टेबल बनाकर किया है। अभी हम फाइनल बस चेक करें कि हाँ हमारा आंसर सही है, तो हम फाइनल टेबल बना रहे हैं। आप इनिशियल टेबल भी, स्टार्टिंग में कितने एटम्स थे, इनिशियल जब क्वेश्चन था जो ये स्टेटमेंट है, आप उसकी भी टेबल बना सकते हो। एंड बाकी तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो हाइड्रोजन के अब इधर कितने हैं, 2 एंड 2, 4 मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट में, एंड प्रोडक्ट्स में भी 2 2 जो 4, ये भी 4 है। नाइट्रेट 2 मॉलिक्यूल्स इधर है एंड 2 मॉलिक्यूल्स इधर है, सो ये 2 2 इक्वल है। कैल्शियम इधर 1 मॉलिक्यूल है, इधर भी 1 मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ 1 1 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की बात की जाए, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है एंड यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी इक्वल हो गया। सो अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में 4 है।
नाइट्रेट दोनों में 2 है, कैल्शियम दोनों में 1 है, ऑक्सीजन दोनों में 2 है। सो ये नंबर्स जो है ये दोनों इक्वल हो गए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल हो गए। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो आप इसे ऐसे बॉक्स भी कर सकते हो। आप दूसरे बार मतलब एक बार तो पहले क्वेश्चन उतार दो गिवन जो दिया है, एंड सेकंड दूसरी दोबारा लिखकर आप उसे बैलेंस कर सकते हो, एंड उसे ऐसे बॉक्स कर सकते हो कि दिस इज आवर फाइनल आंसर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इसके साथ ये फर्स्ट तो सॉल्व हो गया, अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड है NaOH, इसकी रिएक्शन कराई है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सो प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो NaOH क्या है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस लगा, तो ये एक बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन है। सो ये एक एसिड है। अब अगर हम एक एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एंड हमें जो मिलेगा वो सॉल्ट मिलेगा, मेटल सॉल्ट। तो ये हो जाएगा Na2SO4 एंड वाटर। सो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कैसे किया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की वीडियो की है उसमें ये चीज़ बताया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड एंड बेस के रिएक्शन से उसका मेटल का सॉल्ट एंड वाटर हमारा प्रोडक्ट होता है। एंड अगर इस रिएक्शन को भी आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक बेस है, ये भी एक एसिड है, तो यहाँ भी एसिड बेस की रिएक्शन हुई है। सेम यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, हमारा जो कैल्शियम मेटल था उसका सॉल्ट बना एंड वाटर बना है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड ये सेकेंड भी वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो अब हम इसे देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। सो आप देख सकते हो सबसे पहला एटम जो तो हमारा सोडियम है, रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है, बैलेंस नहीं है। सल्फेट तो चलो दोनों तरफ 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 ही, हाइड्रोजन इस तरफ 3 एटम्स है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 1। सो हमारा सोडियम बैलेंस नहीं है, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हमें ये बैलेंस करना। तो अगर हम यहाँ आगे एक 2 लगा दें NaOH के आगे, तो 2Na एंड यहाँ भी 2Na, सो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। अब अगर हम देखें सल्फेट तो बैलेंस ही है, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2, 4 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 है, अगर हम इसको डबल कर दें 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 लगने से ऑक्सीजन 2 हो गया था, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो चुका है। सो अब हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स दोनों तरफ 2 है, सल्फेट दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ यहाँ 2 और 2 4, एंड यहाँ भी 2 2 जा 4 4 एटम्स है, एंड ऑक्सीजन यहाँ भी 2 एटम्स है एंड यहाँ भी 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी। सो जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है एंड जो प्रोडक्ट साइड में, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड, एंड ये हमारा प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में दोनों ही तरफ इक्वल हो चुके हैं। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। टेबल में भी आप शो कर सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप 1 लाइन में भी कर सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप 1 लाइन में बैलेंस करके दिखा सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में अगर पूछे जाए तो फिर आप इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल बना के, इनिशियल क्या कंडीशन है, फाइनल क्या। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप थोड़ा फास्ट लिख सकते हो तो आप 1 मार्क्स में भी टेबल बना सकते हो। ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो एग्जामिनर्स को अच्छा लगेगा, आपका दिखेगा कि हाँ आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है, समझा है। सो आप उसमें 1 मार्क्स में भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है एंड यू हैव दैट स्पीड कि आप अपना पेपर फिनिश कर सकते हो अगर आप थोड़े लॉन्ग मेथड पे भी जा रहे हो तो। सो यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप बनाओ, ज़रूर बनाओ, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सो ये है NaCl की रिएक्शन कराई है AgNO3। सो NaCl क्या है, Na हमारा सोडियम है एंड Cl हमारा क्लोरीन है। सोडियम एंड क्लोरीन की रिएक्शन, ये सोडियम क्लोराइड बना है, सोडियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई है AgNO3 के साथ, AgNO3 एंड आउटपुट है AgCl NaNO3, AgCl और NaNO3। सो ये क्या है, सिल्वर है एंड ये हमारा फिर से नाइट्रेट है, NO3 जब भी आएगा तो नाइट्रेट। सो ये सिल्वर नाइट्रेट है। आपको इस तरीके से नेम लिखना आना चाहिए। ये 9th क्लास में आप लोग का टॉपिक है कि कैसे एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड का क्या नेम है, ये टॉपिक है 9th क्लास में। एंड दिस इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, एंड ये है सोडियम और नाइट्रेट, तो ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट।
मैं कोशिश करूँ कि जो अगर किसी का 9th का थोड़ा बेसिक्स नहीं पता है तो वो भी आपका कवर हो जाए, कंपाउंड कैसे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्लोरीन की हमारी वैलेंसी -1 होती है, सोडियम की +1। सो इन्होंने एक एक कंपाउंड, ये एक एक मॉलिक्यूल दोनों ऐड होने से हमारा +1 -1 कैंसिल होकर 0 हो रहा है, ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जा रहा है। सो इस तरीके से तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो अपने एटम्स एक्सचेंज करके वही एक्सचेंज करके वो कंबाइन करके बनते हैं। सो ये है। तो बाकी जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स आते हैं कार्बन के, सल्फर के, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट ये सारे आपके आयनिक ही कंपाउंड्स हैं। सो ये अपने आयन्स एक्सचेंज करने से बन रहा है। अब आप देख सकते हो सोडियम इधर एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है, दोनों तरफ सेम है। सिल्वर भी सेम है, क्लोरीन भी सेम है, नाइट्रेट भी सेम है। सो ये जो रिएक्शन है ये खुद ही बैलेंस्ड है, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, और यही हमारा बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस्ड। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे बच्चों को डाउट्स आता है कि ओ गॉड इसमें ये क्यों नहीं बैलेंस हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो हमें उसमें घबराना नहीं है, हमें उसको अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, समझना है, देखना है। जैसे कि अगर आप टेबल बना रहे तो मैं एक टेबल ही बना के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि सब खुद ब खुद इक्वल ही है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, एटम्स इन प्रोडक्ट। सो हमारे पास क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है एंड नाइट्रेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सोडियम रिएक्टेंट में एक एटम है एंड प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है। क्लोरीन रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक एटम। सिल्वर एक एटम है, इधर भी एक ही एटम है, प्रोडक्ट में भी। नाइट्रेट रिएक्टेंट में एक एटम है एंड इधर प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही एटम है। तो ये जो है नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में एंड रिएक्टेंट में ये इक्वल है, सेम है। सो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें दोबारा से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि यही बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। एंड हम मूव करते हैं 4th पे। एंड वन मोर थिंग, तो ये रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, तो आप देख सकते हो NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट है। क्लोरीन के साथ कंपाउंड सिल्वर ने बना लिया प्रोडक्ट में, एंड नाइट्रेट के साथ सोडियम ने बना लिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे हो रही है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड अब हम 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है BaCl2। मैं इसलिए सिर्फ BaCl2 ये बोलेगा कि मैं जब ये लिख लूँगी फिर मैं आपको इसका नेम भी बताऊँगी कि कैसे मैंने इसका नेम लिखा। BaSO4HCl, BaSO4 + HCl। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैरियम। Ba जो ये बैरियम है एंड ये क्लोरीन हमारा है, इसके साथ कंपाउंड बन रहा है। तो बैरियम की वैलेंसी +2 होती है एंड क्लोरीन की -1, इसलिए हमने क्लोरीन के 2 एटम्स लिए। -1 हमारा -2 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एंड +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज आवर स्टेबल कंपाउंड। इसका नाम हो जाएगा बैरियम एंड क्लोराइड, है ना, क्लोरीन, तो इसे हम बोलेंगे बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। सो हमें ना मेनली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो भी कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अभी जितने क्वेश्चंस बने हैं उसमें बहुत सारे हमें एलिमेंट्स मिले। तो जिस जिस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें उनका नाम पता होना चाहिए। अगर हमें उनका टुकड़ा टुकड़ा नाम पता है तो हम उसका कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे। ठीक है, एंड हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में होता है, जैसे कि आगे क्वेश्चन है जब हमें स्टेटमेंट लिखा है तो हमें कंपाउंड बनाना होगा, ये बेसिक हमने क्लास 9th में ही कर रखा है। तो अगर हम भूल गए तो हमें इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम कंपाउंड लिख पाए। हम अगर फॉर्मूला लिख पाएंगे तभी हम उसे बैलेंस कर पाएंगे। सो ये बेसिक पता होनी चाहिए। एंड मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी कि कैसे हम वैलेंसीज़ को शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं और उसे हम हमेशा याद रखें। सेकेंड थिंग, कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, एंड बैलेंस भी एक बार फिर से उस वीडियो में कर लेंगे। सो ये हो गया बैरियम क्लोराइड एंड दिस इज यहाँ पे सल्फेट है एंड हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। एंड इसका एक नाम सल्फ्यूरिक एसिड भी है, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जो मैंने पीछे ही बताया था नाइट्रिक एसिड था, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, बट इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड ये आप देख सकते हो बैरियम है और सल्फेट है, सो दिस इज बैरियम सल्फेट,
बैरियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है एंड बैरियम की +2, सो एक एक कंपाउंड, एक एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ पे कंपाउंड बन चुका है। सो ये हमारी रिएक्शन है। अब आप देखो, अगर बैरियम के रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी एक मॉलिक्यूल है, बैलेंस। सल्फेट एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक है, ये बैलेंस। हाइड्रोजन देखें तो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में एक ही मॉलिक्यूल है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में एक ही मॉलिक्यूल है। सो इन दोनों का ही पंगा है, यही हमारे बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ एक 2 लिख दें आगे में, सो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 2 हो गए दोनों तरफ, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, एंड क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए दोनों तरफ। सो नाउ अब क्या बोल सकते हैं कि ये अब रिएक्शन बैलेंस है। बैरियम के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में एक मॉलिक्यूल, सल्फेट के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में 2 मॉलिक्यूल्स, एंड क्लोरीन के भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में 2 मॉलिक्यूल्स। दिस इज आवर रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट साइड। सो आप एक बार अगर टेबल बनाओगे तो आप देख सकते हो कि हाँ, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल हो चुके हैं। सो दिस इज आवर कंप्लीट फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया है। सो विद दिस ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है एंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन भी सेम चीज़ है, बस इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि वहाँ पे हमें क्या है ना, हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, उसे हम बैलेंस करें। बट यहाँ क्या है, स्टेटमेंट का फॉर्म है। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, रिएक्शन को हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, आप देख सकते हो कि इसमें नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका हमें फार्मूला नहीं पता है, हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो जब हम फार्मूलेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा इक्वेशन हो जाता है। तो अब हमें पहले तो इसे फार्मूलाज में लिखना पड़ेगा। सो लिखते हैं फिर, कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH, कैल्शियम होता है Ca। इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। सो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तब ये बैलेंस्ड होगा, -2 एंड +2। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ईजी है, तो हमें पता है CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसकी रिएक्शन क्या है। सो अब हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम लिख दिया Ca, कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट CO3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसकी वैलेंसी होती है -2 एंड कैल्शियम की +2। सो एक एक मॉलिक्यूल ले लिया, CaCO3 बन गया, एंड देन वाटर H2O। सो ये हमने केमिकल इक्वेशन तो लिख ली, अब हमें इसे बैलेंस करना है। कैल्शियम इधर एक मॉलिक्यूल है, इधर भी एक मॉलिक्यूल है, नॉर्मल। कार्बन दोनों तरफ एक एक मॉलिक्यूल है, सही है। ऑक्सीजन अगर देखा जाए, यहाँ 2 मॉलिक्यूल एंड यहाँ 2 मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ भी एक 3 और एक 4 इक्वल है। हाइड्रोजन देखो, इधर 2 मॉलिक्यूल्स एंड इधर भी 2 मॉलिक्यूल। सो ये जो रिएक्शन है ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कैल्शियम एटम इक्वल है दोनों तरफ, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब इक्वल ही है रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में। सो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यही हमारा आंसर है, फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, B। सो ये क्या है, जिंक है, तो जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिंक का जो एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो Zn होता है, एंड इसकी रिएक्शन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट से। सो सिल्वर के लिए हम Ag लिखते हैं और नाइट्रेट NO3 Ag। सिल्वर की वैलेंसी भी +1 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है। सो एक एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, AgNO3 बन गया, एंड आउटपुट है जिंक नाइट्रेट, तो Zn एंड NO3। इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी +2 होती है, तो हमें इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब ये -2 +2 होगा। सो ये हो गया जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, हमारा अलग हो चुका है। सो ये हमारी रिएक्शन बन रही है। अब आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है इसमें जिंक एक एक एटम है दोनों तरफ, सिल्वर भी दोनों तरफ एक एक, बट नाइट्रेट ये यहाँ सिंगल है, ये यहाँ डबल है। सो ये बैलेंस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ एक 2 लगा दें तो नाइट्रेट 2 हो गया, बट यहाँ से सिल्वर भी 2 हो चुका है, तो हमें यहाँ भी एक 2 लिखना पड़ेगा Ag के आगे। तो अब क्या देख सकते हो, जिंक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में एक एक मॉलिक्यूल है, सिल्वर जो है दोनों तरफ 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स, एंड नाइट्रेट इधर भी 2, प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्टेंट में भी 2 मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये हो गया हमारा सेकेंड का सॉल्यूशन, एंड लेट्स मूव टू C, द थर्ड क्वेश्चन। सो अब इसमें क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई है कॉपर क्लोराइड के साथ। सो एल्यूमिनियम को हम Al रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉपर क्लोराइड, कॉपर की रिप्रेजेंटेशन होती है Cu, इसका फॉर्मूला Cu है, एंड क्लोराइड है तो Cl लेंगे।
अब ये कॉपर क्लोराइड है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है एंड कॉपर का +2 एंड +3 दो होते हैं, दो एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड बनेगा तो CuCl2, बेसिकली CuCl2 ही बनता है, कुछ केसेस में CuCl3 बनता है। सो हम CuCl2 ले लेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। एंड देन इसका जो रिजल्ट है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो Al ले लिया एंड क्लोराइड ले लिया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 एंड क्लोरीन की -1, सो इसके 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे तब ये +3 -3 होगा। एंड देन कॉपर अलग हो चुका है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे भी सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट के साथ, उसके कंपाउंड से, एंड खुद कंपाउंड बना लिया एंड सिल्वर अलग हो चुका है। एंड यहाँ भी सेम एल्यूमिनियम ने कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बना लिया एंड कॉपर अलग हो चुका है। सो ये दोनों ही जो रिएक्शन है ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, सो अब हम देखते हैं इसको बैलेंस करने का। एल्यूमिनियम तो देख सकते हो रिएक्टेंट में भी 1 है और इधर प्रोडक्ट में भी 1 है। कॉपर दोनों तरफ सेम 1 ही है, बट पंगा कहाँ है, क्लोरीन में। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी ऐसे 2 और 3 का आता है ना, जब भी सॉल्व करते तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था हमें 6 बनाने की कोशिश करनी है। 6 ही कॉमन आ सकता है, 3 और 2 के टेबल में 6 ही कॉमन आता है। सो हम क्या करेंगे, मतलब जो फर्स्ट पहला कॉमन आता है तो 6 आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 2 6 हो गया, एंड यहाँ 2 लिखते हैं, ये भी 2 3 6 हो गया। सो अब क्या हो गया, क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया, बट एल्यूमिनियम 2 हो चुका है प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट में भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कॉपर जो है वो 3 हो गया रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी इसे 3 करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल है। कॉपर रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी 3 मॉलिक्यूल है। एंड क्लोरीन 3 2 6, रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में भी 2 × 3 है, 6 मॉलिक्यूल्स है। सो अब जो नंबर ऑफ एटम्स है सारे रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में इक्वल हो चुके हैं। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये हमारा हो गया फाइनल बैलेंस्ड। अब मूव करते हैं, लास्ट है डी ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, बैरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। बैरियम, अच्छा ये नाम नहीं लिखना, बैरियम का Ba एंड क्लोराइड का Cl। अब इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसका -1, सो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, BaCl2। एंड क्या था, पोटेशियम सल्फेट। ओके, पोटेशियम का K, सल्फेट का SO4। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 एंड सल्फेट की -2, तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, K2SO4। इसका रिएक्शन करा है, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 मैंने ले लिए हैं कंपाउंड्स एंड इसकी रिएक्शन करा रही हूँ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनके सॉल्ट्स जो है, इनके जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। सो बैरियम सल्फेट के साथ बनाएगा, ये बन जाएगा BaSO4 एंड ये एक मॉलिक्यूल, क्योंकि बैरियम +2 वैलेंसी होता है एंड सल्फेट का -2, तो ये रिएक्ट करेंगे एंड बन जाएगा BaSO4। एंड देन यहाँ आप देख सकते हो पोटेशियम का K एंड Cl, ये KCl बन जाएगा क्योंकि पोटेशियम +1 एंड क्लोरीन -1 वैलेंसी, एक मॉलिक्यूल इसका बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो मैंने इक्वेशन तो लिख दी, जो मेरे स्टेटमेंट मैंने दिया था रिएक्शन, मैंने उसकी इक्वेशन लिख ली। यहाँ पे है बैरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, सो दिस इज बैरियम सल्फेट एंड दिस इज पोटेशियम क्लोराइड। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैरियम तो रिएक्टेंट साइड में 1 मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट में भी 1 मॉलिक्यूल है, सो इट इज़, ये तो ठीक है। सल्फेट रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी 1 मॉलिक्यूल है, ये भी ठीक है। कहाँ पे दिक्कत है, पोटेशियम एंड क्लोरीन ये दोनों रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट में दोनों सिंगल मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं आगे यहाँ 2 लगा दूँ तो हो गया 2 मॉलिक्यूल, ये आप देख सकते हो। अब क्या हो गया, बैरियम जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में 1 मॉलिक्यूल है, सल्फेट दोनों में 1 मॉलिक्यूल है, पोटेशियम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। सो अब सारे एटम्स के जो नंबर है रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल हो चुके हैं। सो दिस इज आवर फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम ही चीज़ है, बट इसमें क्या है कि रिएक्शन का नाम भी बताना है। पिछले क्वेश्चन में नाम नहीं बताना था, बट फिर भी मैंने जब इक्वेशन सॉल्व किए रिएक्शन की तो मैंने थोड़ा बता दिया कि हाँ ये किस टाइप का, ये किस टाइप का। इससे क्या बेनिफिट है,
आप जब क्वेश्चन बनाते बनाते टॉपिक समझते हो ना, तो वो आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, आपको याद रहता है। सो अभी जैसे कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप दोबारा देखोगे, आपको दिमाग में ज़रा सा स्ट्राइक करेगा कि ओ ये क्वेश्चन है, सो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, ओके ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सेम चीज़ होती है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप थोड़ा आगे पीछे का देख कर सॉल्व करो कि अच्छा चलो मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन किस टाइप का, किस रिएक्शन का पार्ट है, किसका एग्जाम्पल है, एंड क्या क्या इसके स्टेट्स है, ये सब थोड़ा अगर आप दिमाग में रखोगे ना, तो आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। आपको अलग से टॉपिक निकाल निकाल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के साथ ही सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। सो सेम चीज़ है, रिएक्शन लिखी है, इक्वेशन बनाना है, एंड देन उसका रिएक्शन बताना है। सो ये मैं फास्ट करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले वीडियो से भी पूरा मैं सारे क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, तो मैं इसे थोड़ा फास्ट करती हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम के एंड ब्रोमाइड Br, एंड इसकी रिएक्शन कराई है बैरियम आयोडाइड से, तो Ba एंड I। सो इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -1, तो इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, BaI2। इसकी रिएक्शन से बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki +1 -1, सो इट्स इसको मॉलिक्यूल्स एक ही मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बाद हमारा बना बैरियम ब्रोमाइड Ba ब्रोमीन +2, इसका -1, सो इसके 2 मॉलिक्यूल। ये तो पहले इक्वेशन लिख दी। अब बैलेंस देखते हैं, के एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक है, यहाँ I2 है 2, एंड यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है। बैरियम दोनों तरफ एक एक है, बट ब्रोमीन रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल्स है एंड प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें सबको 2 ही करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 लिख दें एंड यहाँ भी 2 लिख दें, इससे क्या फ़ायदा हुआ, I2 था ना, 2 मॉलिक्यूल्स आयोडीन के थे, 2 मॉलिक्यूल्स आयोडीन हो गए। यहाँ पे पोटेशियम 2 किया हमने रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 2 हो गया। ब्रोमीन हमें रिएक्टेंट में 2 मिल रहा है, प्रोडक्ट में भी 2 मिल रहा है, बैरियम तो सिंगल ही था। सो अब आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे रिएक्टेंट में थे एंड जो हमारे प्रोडक्ट में है, वो दोनों ही इक्वल हो चुके हैं। पोटेशियम दोनों तरफ 2 मॉलिक्यूल्स, बैरियम दोनों तरफ सिंगल मॉलिक्यूल, ब्रोमीन दोनों तरफ 2 मॉलिक्यूल्स, एंड आयोडीन दोनों तरफ 2 मॉलिक्यूल्स। सो नाउ दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये आपका पहले का सॉल्यूशन हो गया, ओके ए। अब मूव करते हैं हम सेकेंड, बी। ये क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो मैंने बताया था कार्बोनेट CO3 होता है, कार्बोनेट की रिप्रेजेंटेशन जो CO3 उसका फॉर्मूला है, जिंक Zn, तो ZnCO3। जिंक की वैलेंसी +2 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है, सो एक एक मॉलिक्यूल से कंबाइन हो गया। इसकी और ओके, इसमें ये भी बताना था कि रिएक्शन का टाइप कौन सा है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे बैरियम आयोडाइड था, एंड आउटपुट में क्या हो गया, पोटेशियम ने आयोडाइड के साथ बना लिया एंड बैरियम ने ब्रोमाइड के साथ कंपाउंड बना लिया। सो इन 2 कंपाउंड के आयंस एक्सचेंज होकर नए कंपाउंड्स बने। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो ये हो गया इसका टाइप। एंड अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट लिख दिया मैंने, इसकी रिएक्शन हुई है एंड ये ब्रेक डाउन हुआ है जिंक ऑक्साइड में। Zn की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, तो ये भी ZnO बन गया, एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक की जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ओके। कार्बन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में भी 2 और 1 3 है। सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस, तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फाइनल केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एंड इसका टाइप क्या है, तो आप देख सकते हो एक कंपाउंड है जो 2 हिस्सों में टूटा है, डिकम्पोज हुआ है, टूटा है डिकम्पोज हुआ है, तो कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यही हमारा फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एंड इसका जो टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। सो अब हम चलते हैं सी, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ओके। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, जब हम ऐसे नॉर्मल लिख रहे हैं एलिमेंटल फॉर्म में, तो हाइड्रोजन जो H एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन भी Cl2 में एग्जिस्ट करता है, एंड इसका रिएक्शन है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम जो हाइड्रोजन का है, रिएक्टेंट साइड में 2 है एंड क्लोरीन के भी 2 है, बट इधर दोनों सिंगल सिंगल है। आगे हम एक 2 लगा देते हैं, हो गया दोनों 2-2। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में भी हो गए, रिएक्टेंट में भी थे। क्लोरीन 2 थे रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या बताना है कि इसका टाइप बताना है।
तो आप देख सकते हो कि दो या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये आपका फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. Mg की रिएक्शन कराई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो मैग्नीशियम Mg लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका एलिमेंट फॉर्मूला है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. एंड इसकी रिएक्शन हो गई, अब इसका सॉल्ट बन जाएगा. अब ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1, सो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एंड प्लस H2. ओके, और तो कुछ नहीं है, ये एक्वस है. ओके, हम के एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में भी एक मॉलिक्यूल है. एंड हाइड्रोजन का आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में 2 है. एंड क्लोरीन के भी रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट में 2 है. तो अगर हम इसके आगे एक 2 लगा दें तो इक्वल हो गया. हाइड्रोजन के 2 हो गए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है. क्लोरीन के 2 हो गए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है. एंड मैग्नीशियम तो इक्वल था ही, सिंगल सिंगल दोनों तरफ. सो दिस इज द फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो ये तो हो गया. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, क्लोरीन से अलग करके उसने खुद अपना कंपाउंड बना लिया. सो यहाँ पे डिस्प्लेस हुई है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है. हमने बहुत सारे रिएक्शंस बैलेंस कर लिए हैं. सो आई डोंट थिंक कि आपको बैलेंस करने में कोई भी डाउट हो, बट स्टिल अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन. What does one mean by exothermic and endothermic reactions and give example? सो पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं. तो हमें छोटी सी डिफिनेशन लिखनी होगी उसके बारे में कि भाई वो क्या होता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें एक एग्जाम्पल देना होगा, छोटा सा हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे हम बता पाए कि हाँ इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसमें जिसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं या फिर जिसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं. सो समझ लेते हैं. तो जब हमने रिएक्शंस के टाइप्स किए थे जिस वीडियो में, जो हमारा इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है, उसमें हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. उसमें हमने एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक भी पढ़ा था, बट अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हम फिर से दोबारा कर लेते हैं. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसमें रिएक्शन होने पे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए. सो जिनको रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी लेते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो हम इसको लिख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, those reactions which releases energy. अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी लाइट, हीट और साउंड, कुछ भी हो सकता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड. आप ये पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट मेन तो यही होता है डेफिनेशन कि जो भी रिएक्शंस एनर्जी रिलीज़ करती है. बट अगर आप बताते हो किस फॉर्म में, तो इससे ये पता चला कि हाँ आपको ये टॉपिक का डीप नॉलेज है. सो आप ये लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड. सो आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो ये तो हो गया. अब हमें एक एग्जाम्पल देखना होगा जो एनर्जी. तो इसका ना आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके घर में आप देख सकते हो. अगर आपके घर में थोड़ा चूना पड़ा हो, ठीक है, या फिर जब वाइट वॉशिंग होती है तो उस समय क्या करते हैं, हमें वो जो बनाना होता है वाइट कलर का जो पुट्टी हम लगाते हैं, तो कैसे होता है, चूने को क्या करते हैं ना, उसमें जब पानी डाल देते हैं तो देखते हैं कि वो ना गर्म हो जाता है, उसमें हाथ डालने से मना किया जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। सो वो बनता है एंड साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो आप देखोगे जब अगर आप चूल्हे में पानी डाल दो तो थोड़ा आग सा कुछ भाप सा बनता हुआ दिखेगा। सो वो बहुत ही ईजी सिंपल एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो डे टू डे लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सो आप एग्जाम्पल कर सकते हो। उसमें क्या होता है, CaO होती है पहले, क्विक लाइम बोलते हैं उसे, या कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको जब हम वाटर ऐड करते हैं इसके अंदर तो हमें मिलता है CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, प्लस हीट रिलीज होती है। इसका लिख भी देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। H2O तो वाटर है, आपको पता है, इजी, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा, जो कि मैंने कराया भी है, जब आपको मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कराया उसमें पूछा भी गया कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, रिएक्शन क्या है। सो ये रिएक्शन उसमें भी आई थी। सो ये दो तरीके से आपको दो क्वेश्चन में आ चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्सोथर्मिक खत्म। एंड अब करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक मैंने अभी जस्ट बताया, वो रिएक्शन जो रिएक्शन को कराने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दोज रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो दोज रिएक्शंस which absorb energy or which acquire energy, which need energy, आप कुछ भी लिख सकते हो। so which absorbs energy in order to proceed the reaction, are called as endothermic reactions। सो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन एंड हमें अब इसका भी एग्जाम्पल लिखना है। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि जब हम N2 नाइट्रोजन, इस गैस की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन O2 गैस के साथ। सो हमें कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इट फॉर्म्स NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो गया, एंड ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी हो गया। सो ये बैलेंस करने के लिए लगाया। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए, सो दिस रिएक्शन नीड्स सम हीट एनर्जी, कुछ बाहर से हमें सप्लाई करनी पड़ती है सो दैट ये रिएक्शन हो सके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट हमें मूव करना है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या है, क्या मतलब है, वो रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। सो अब हमें बोल रहा है कि रेस्पिरेशन को कैसे हम बता सकते हैं कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब यही है ना कि रेस्पिरेशन से कुछ एनर्जी रिलीज होती हो, तो बिल्कुल होती है। जब आपने पढ़ा होगा बायो का, आपका फर्स्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन का टॉपिक है। सो रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्या। बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम अपने बॉडी को दे रहे हैं, वो हमारा बॉडी उसे क्या कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, उसे डिकम्पोज कर रहा है। एंड उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रहा है सो दैट वी कैन टॉक, सो दैट वी कैन वॉक, सो दैट वी कैन डू एनीथिंग, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। कुछ भी करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। हम सो रहे हैं, सोते वक्त भी हमारी थोड़ी एनर्जी यूज़ हो रही होती है। सो हमें कोई भी चीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें हमारे खाने से मिल रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो कैसे वो चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही है, उससे बॉडी ब्रेक डाउन कर रहा है एंड हमें एनर्जी दे रहा है। सो रेस्पिरेशन इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही यही होता है कि जो हम खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स है, उसको रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसको वो ब्रेक डाउन करता है एंड इट विच प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर अस टू डू एनी वर्क, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क विच वी वांट टू डू। वो करने के लिए रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है। तो इसी वजह से रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी अगर आप उसकी रिएक्शन देखना चाहो कैसे मतलब एनर्जी हमें मिल रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में जो जा रहा है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज निकलता है। सो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन होती है एंड दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। सो उसकी रिएक्शन भी लिख देती हूँ। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, हमारा है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। सो दिस इज ग्लूकोज, ठीक है, एक्वस। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ।
and it forms carbon dioxide, water and energy. सो ये एनर्जी हमें मिल रहा है, यही एनर्जी जो हमें अपने काम करने के लिए रिक्वायर्ड है. एंड आप देख सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में एक ही है. तो अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो 6 हो गए. हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ भी मैं अगर 6 लगा दूँ 6 2 12 हो गया. ऑक्सीजन की देखी जाए तो यहाँ 6 2 12 एंड यहाँ 6, मतलब टोटल 18 मॉलिक्यूल्स. यहाँ सिर्फ 6 है, यहाँ 2 है, तो अगर 12 एंड 6 18 होता है, तो यहाँ भी हम 6 लगा दें तो 6 2 12 प्लस 6, सो 18 हो गए रिएक्टेंट में भी एंड प्रोडक्ट में भी. सो नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर बैलेंस्ड. सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन. आप यहाँ देख सकते हो कैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर हमें एनर्जी मिल रहा है. एंड ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं. सो दिस ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, दिस इज रिलीजिंग एनर्जी. आउटवर्ड एरो हम दिखा सकते हैं, एनर्जी रिलीज हो रहा है. सो इस वजह से हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको अगर आप चाहो तो हम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं. रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन because in respiration यहाँ आप क्या कर रहे हो देख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है. ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज में रिएक्शन कर रहा है उसके साथ, एंड ये कंपाउंड बन रहा है. सो हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज takes place which produces large amount of energy. वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, which produces large amount of energy. तो ये हमें दिख रहा है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या हुआ, उसे एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी वही होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं. सो इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो हम बस आज के लिए इतना ही करते हैं. एंड जो भी आगे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 11 to 15 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.